बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिदार लोग इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात। इस वक्त प्रॉक्सीज़ के ज़रिए लड़ाई लड़ी जा रही है, यानी खुद फ्री कैंप सामने नहीं आ रहे, बल्कि अपने अपने प्यादे खड़े किए हुए हैं। प्यादे जो हैं वो लड़ रहे हैं और प्यादों के ज़रिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और जो मास्टर प्लेयर्स हैं वो पीछे बैठे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मुर्गों की लड़ाई होती है, तो मुर्गे लड़ रहे होते हैं, मुर्गों के मालकान जो हैं वो पीछे बैठे होते हैं, जो उन्होंने तैयार करके उनको मैदान में उतारा जाता है। बिलअमूम ये होता है कि जो दोनों मालकान हैं मुर्गों के, वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और मुर्गे लड़ रहे होते हैं। पहली पोजीशन वाले को ज्यादा इनाम मिल जाता है, दूसरी पोजीशन वाले को कम पैसे मिल जाते हैं, लेकिन खून जो है वो मुर्गों का बहता है और मारे मुर्गे जाते हैं। लेकिन मालकान जो हैं वो बड़े खुश और मुतमईन होते हैं, क्योंकि पैसे पहली पोजीशन वाले को भी मिल जाते हैं, दूसरी वाले को भी मिल जाते हैं। इसी तरीके से घुड़दौड़ होती है। घुड़दौड़ में भी मालकान पीछे बैठे होते हैं और घोड़े दौड़ रहे होते हैं, और मेहनत घोड़े की होती है, और उस मेहनत को, उस शोहरत को जो मालिक है वो पीछे बैठा, वो उसको एंजॉय कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हमारी पॉलिटिक्स में भी यही कुछ हो रहा है। प्रॉक्सीज के जरिए इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है और अपने अपने प्यादे मैदान में उतारे हुए हैं। मास्टर प्लेयर्स पीछे बैठे हैं, वो मजा कर रहे हैं। आज कुछ इसी तरह का मामला हुआ है। कमरा अदालत नंबर 1 में फैजाबाद धरना केस था। फैजाबाद धरना केस बुनियादी तौर पर क्या है, एक धरना हुआ और उस धरने को मुंतशिर करने के लिए एक मुआहिदा हुआ। उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के दस्तखत हैं, और उस वक्त के मेजर जनरल फैज हमीद जो है, मेजर जनरल फैज हमीद जो कि डीजीसी थे, ISI की सेकंड पोजीशन, जिस पोजीशन पे आजकल मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, उस पोजीशन पे जनरल फैज हमीद थे, और उन्होंने एक मुआहिदा किया, दस्तखत किया, और वो मुंतशिर हो गए। और मुंतशिर होने के बाद उसके साथ ही एक और चीज भी आई थी कि एक रेंजर्स में तैनात गालिबन ब्रिगेडियर मेजर जनरल, वो धरना शुरका को पैसे भी तकसीम कर रहे थे और उनको जाने का कह रहे थे। तो ये सारे मनाजर, इस पे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हुआ, जस्टिस काजी फाइसा साहब ने इसका टेकअप किया, इस नोटिस को, इस इशू को टेकअप किया, और उसमें एक जजमेंट पास कर दी। और उस जजमेंट में उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को हिदायत दी कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा दी जाए। वजारत दफा यानी कि आर्मी चीफ के लिए, वजारत दफा के लिए हुक्म था, सेक्रेटरी डिफेंस के लिए हुक्म था, फेडरल गवर्नमेंट के लिए हुक्म था, पैमरा के लिए हुक्म था, मीडिया की आज़ादी का भी सवाल आया, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को बंद किया गया, जिसमें ARY भी था और 92 भी था, और उन टीवी चैनल्स को बंद किया गया जो कि उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे या उसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज की थी और चेयरमैन अफसार आलम साहब थे। तो वो सारे का सारा उन्होंने बाद में कहा, अफसार आलम साहब ने, कि ये सारा कुछ फैज हमीद साहब करवा रहे थे, मेजर जनरल फैज हमीद साहब करवा रहे थे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी, बयान हल्फी फिर आज जमा भी करवा दिया। आज वो कोर्ट में अपेयर भी हुए। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो उन्हीं का था, अफसार आलम साहब का। और उन्होंने कहा कि जी मुझे फैज हमीद साहब इंटरफेयर करते थे, एजेंसी इंटरफेयर करती हैं, और ये सब कुछ 92 टीवी चैनल जो है बंद किया गया उसे खुलवाने के लिए, और ARY खुलवाने के लिए। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मुझे पता है कि मैं भी उधर ही था। लेकिन एक पोर्शन अफसार आलम साहब ने कुछ बातें अपने तौर पे सही की होंगी, लेकिन दूसरी जानिब ये भी था कि ये सिर्फ टीवी चैनल ISI के या फैज हमीद के कहने पर खुल या बंद नहीं हो रहे थे, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज उस वक्त के अफसार आलम साहब उस वक्त उनको अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने, तो वो गवर्नमेंट भी ये काम कर रही थी। हमें ज़ाती तौर पर भी पता है, हमें बहुत बड़े उस वक्त बहुत ज़्यादा हमें मुकदमात का सामना था, और डेली बुनियादों पे, बल्कि दिन में 3, 4, 6, 8, 10 दफ़ा शो का नोटिस होते थे। अंबार लगा हुआ था, शहीद अर्शद शरीफ के कमरे में भी, मेरे कमरे में भी। हम भुगत भुगत के तंग आ चुके थे, और उस पर अदालतें होती थी और हम होते थे। सुबह टीवी चैनल बंद हो रहा है, शाम को हो रहा है, रात को फैसला हो गया, शाम को हो गया, दोपहर को हो गया, ये सारा एक खेल चलता रहा। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आज उसमें फिर फैज हमीद साहब के बारे में उन्होंने कहा जी जन फैज हमीद जो है वो सारा मलबा उन पे डालने की कोशिश की गई। तो आज भी जो मामला हुआ वो यही था कि अफसार आलम साहब का भी उन्हीं की तरफ इशारा था। और क्योंकि उसके बाद फैजाबाद धरना केस के बाद ये हुआ कि जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, और वो एक पूरी दास्तान है। उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस रेफरेंस को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो वहीं का वहीं, और वो मामला खत्म हो गया। तहकीकात हुई, FBR ने तहकीकात की, उस पर भी कहा था इन तहकीकात को भी आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो रिपोर्ट तैयार हुई थी वो एक अलग चैप्टर है। तो वहीं से ये तनाज़ा शुरू हुआ था। जस्टिस फाइजा साहब को अपनी वो सर्वाइव किया उन्होंने, और बड़े दबंग तरीके से किया। वकला भी उनकी हिमायत में आ गए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी उनके साथ खड़े हो गए। तो मेजॉरिटी उनके साथ थी, इसलिए वो बच गए, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जैसे ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने फैजाबाद धरना केस का जो नजरसानी की दरखास्तें दायर हुई थी, 4 साल से पेंडिंग पड़ी थी, उनका उन्होंने टेकअप किया, और उनकी एक हियरिंग कुछ अर्सा पहले हुई थी, और आज दूसरी हियरिंग हुई।
आज उसमें चेयरमैन पैमरा अफसार आलम साहब भी थे, क्योंकि पिछली हियरिंग पे कहा था कि टीवी टॉक शो पे बैठ के आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आए ना जरा कोर्ट रूम में आके बताएं। तो अफसार आलम साहब ने उसमें फिर आज उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और उन्होंने बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हुए। तो दूसरी जानिब मौजूदा चेयरमैन पैमरा को बुलाया गया, सलीम साहब को, उनकी भी काफ़ी सरजनश हुई, ठीक ठाक सरजनश की गई, उनको भी काबू करने की कोशिश की गई, उनसे वही बातें कहलवाने की कोशिश की गई जो अफसार आलम साहब ने कही थी कि आप भी बताएं कि आप पे भी प्रेशर होता है। उन्होंने कहा मेरे पे प्रेशर नहीं है। तो ये बात जाहिर है ये अब कोर्ट रूम में है, सब जुडिस है, मैं कोई ऐसी बात करूंगा कि प्रेशर कहाँ से आता है, कौन देता है, कैसे नहीं आता, ये हर तरफ से आता है और अपने अपने प्लेयर्स के जरिए खेल रहे होते हैं। और उस वक्त फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट, मैं ये जरूर कहूंगा कमरा अदालत नंबर 1 में आज एक आधा सच बोला गया, पूरा सच नहीं बोला गया। तो अपने अपने नैरेटिव के मुताबिक, अपने अपने मफाद के मुताबिक जो आधी बात की गई है, पूरी बात नहीं बताई गई। बहरहाल हुआ यह है कि इस केस का जो एक बुनियादी चीज है वह है कि जब फैज हमीद को किसी भी तरीके से वो कहते हैं कि जब फैज हमीद को फंसाया जाए, और बहुत कोशिश की जा रही है और अदरवाइज भी कोशिश की जा रही है कि उनको घेरे में लाया जाए और उनको फिक्स किया जाए किसी भी तरीके से। और लेकिन मामला यह है कि जब फैज हमीद जो है वो एक मेजर जनरल, क्योंकि इस वक्त उन पर जो इल्ज़ाम है वो एक बतौर मेजर जनरल के तौर पे उन्होंने कुछ एक्ट किया डीजीसी के तौर पे, वो है। अब जन फैज हमीद तक अगर पहुंचते हैं, एक मेजर जनरल की अगर आप बात पुरस करेंगे तो मेजर जनरल तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेजर जनरल तो अपनी मर्जी से चाय भी नहीं पी सकता आर्मी चीफ के सामने। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है जो मिलिट्री डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंगली कि एक डीजीसी, एक मेजर जनरल आर्मी चीफ के सामने, जो कि पूरी फौज का सरबराह होता है और जिसके पास होली सोली इख्तियार होता है, और वो उसका एक इशारा जो है वो किसी भी ऑफिसर की जो कैरियर है वो खत्म कर सकता है, जॉब खत्म कर सकता है। सिर्फ एक इशारा, ओनली वन साइन जो है वो, और सिर्फ वो कह दे कि इनको सीट से हटा दें तो वो हट जाता है, और अगर कह दें कि इनको फारिग कर दें तो फारिग हो जाता है। तो कुन फायकुन जो है आर्मी में जो है आर्मी चीफ की हैसियत ये है, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो इसलिए जनाब फैज हमीद साहब जो हैं उनके खिलाफ अगर उन तक मामला बहुत बढ़ता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अभी उस तरफ सिर्फ ये प्रेशर फैज हमीद पे प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। जो आज का हुक्मनामा आया है उसमें भी क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो दौड़ गई है और केयर टेकर सेटअप है इस वक्त। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी की पूरी है, और जहाँ फैज की हद तक जो उनके मुखालिफिन हैं वो खास सियासी हैं या गैर सियासी, उनकी भी पूरी कोशिश है कि वो हम पे ना आए मामला, किसी भी तरीके से किसी और के कंधे इस्तेमाल हों और फैज हमीद रगड़े में आ जाए। अब फैज हमीद साहब जो हैं अगर उन तक पहुंचा जाता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उनका एक स्टेटमेंट है वो मौजूद है, वो है कि एक मेजर जनरल की हैसियत क्या है आर्मी में, कि आर्मी चीफ के सामने वो वही करता है जो उसको हुक्म दिया जाता है, और जो ऊपर से पॉलिसी आती है डिसिप्लिन का पाबंद होता है वो। इसलिए जो एक पॉलिसी आ रही थी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ा रहे थे। ये बात जनरल फैज जो हैं कह भी चुके हैं और अंसार अब्बासी को कह चुके हैं। जब उन तक उन सारा मलबा उन पर डालने की कोशिश की गई, ये नवाज शरीफ साहब वाला मामला भी और सजाओं का मामला भी जब उन पर डालने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को यह बात बता दी कि जनरल एक मेजर जनरल या एक DGISI जो है, इवन DGISI भी उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा होता, और उसको जो हुक्म मिलता है, जो हिदायत मिलती हैं, जो पॉलिसी मिलती है, उन अहकामात को वो अमल दरामद करता है और उसको आगे बढ़ाता है। इसलिए बतौर DGISI उन्होंने जो कुछ किया और बतौर DGC उन्होंने जो कुछ किया वो उस वक्त की पॉलिसी थी और उस वक्त के अहकामात थे। ये उनका पढ़ा लिखा जवाब जो है वो मौजूद, ये उनका ही नहीं बल्कि किसी भी ऑफिसर का जब आप उस तक पहुंचते हैं तो वो एक मौजूद होता है, और जाहिर वो एक डिसिप्लिन फोर्स है। तो ये मामला इस वक्त चल रहा है। तो अगर तो ये फैसला हो जाता है कि हमने जन बाजवा को भी स्पेयर नहीं करना, और इस मामले में क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स आ रही हैं और इवन हामिद मीर साहब, नसीम जहरा साहिबा और बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए जो कुछ उन्होंने किया है। लेकिन इसका डिपेंड करता है कि उन तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा रिवायत ये सेट हो गई कि आर्मी के अंदर ही अगर कोर्ट मार्शल की रिवायत सेट हो गई कि आर्मी चीफ का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो फिर
एक रास्ता खुल जाएगा और ये रास्ता बज़ाहिर हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा होगा। और अगर किसी एक का भी कोर्ट मार्शल एक दफा हो गया और इदारा तगड़ा हो गया, यानी कि इदारा फैसला कर ले कि किसी भी जर्नैल के अहकामात जो हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल तक तो मामला आज तक होते रहे हैं विद इन आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल तक 3 स्टार जर्नैलों को सजा सुनाई गई है और उनको ज़ाब्ते में लाया गया है, उनका मुहासबा किया गया है। लेकिन अभी तक ये ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि आर्मी के अंदर ही GHQ ने ये डिसाइड किया हो कि उनके कोई भी साबिक आर्मी चीफ या सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ कोई ऐसा किया जाए। तो लिहाजा इसलिए जनरल फैज साहब जो हैं उन तक पहुंचने की कोशिश, उनको सिर्फ आइसोलेट में ला के आइसोलेट करके और उनको सजा देने की जो कोशिश है वो मेरा ख्याल है कि कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये होगी तो ऊपर मामला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि साबिर मिट्ठू जो कि समधी हैं जनरल बाजवा के, उनको FIA ने बुलाया और FIA ने बुला के नोटिस इशू किया और वो नोटिस पब्लिक भी किया गया, लेकिन फिर मामला जो है वो कहे गए कि नहीं, वो जो है इंक्वायरी बंद कर दी गई है और FIA को जवाब उसने सबमिट करवा दिया साबिर मिट्ठू ने। तो उसमें भी मामला यही था कि जनरल बाजवा साहब जो हैं शायद तंग कर रहे थे और कुछ ज़्यादा तंग कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे या क्या कर रहे थे, इसलिए उनको ये मैसेज देना मकसूद था कि जनाब आप अपनी लिमिट्स में रहें और वरना फिर ये है कि हम मजबूर हो जाएंगे। और फिर उनको जाहिर है वही बात है कि फिर प्रॉक्सिस के जरिए उनको काबू किया जाता है। तो उनका जो मुर्गा था वो साबिर मिट्ठू था, तो साबिर मिट्ठू के जरिए उनको काबू करने की कोशिश की गई। इसी तरीके से फैज साहब जो हैं, फैज साहब भी वो आज खुद जनरल फैज जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे थे और उनको अहकामात दिए जा रहे थे तो वो कर रहे थे। तो ये सारा मलबा जो है बिलामुम ये होता है कि पॉलिसी ऊपर से आती है और मलबा डाला जाता है DGISI पे या फिर DGC पे, उन्हीं पे डाला जाता है। फॉर एग्जांपल जनरल पाशा, आज तक आपने देखा होगा कि जनरल पाशा पे उन पे इल्ज़ामात, और उसके बाद जनरल ज़हीर पे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे इल्ज़ामात, फिर जनरल रिज़वान पे इल्ज़ामात, उसके बाद जनरल फैज़ पे इल्ज़ामात, और ये सब कुछ किया जाता है। और अभी भी जो इस वक्त फील्ड में हो रहा है उसमें भी यही कहा जाता है कि जनाब ये ISI करवा रही है। और कल आफ्ताब बाजवा साहब ने भी नाम लिया ISI का, तो उसके बाद उन्होंने वो अपना सिर्फ जहर देने वाला मामला जो है उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया, बाकी उनके इल्ज़ामात अपनी जगह मौजूद थे। तो मामला ये है कि ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक जो असल में जिनके अहकामात होते हैं उनको उन तक नहीं पहुंचने की कोशिश की जाती ना। तो ये इसलिए जनरल बाजवा साहब तक पहुंचने की कोशिश जो है वो उनको स्पेयर करना है, जनरल फैज़ को फंसाना है, प्रेशर करना है। लेकिन इन फैक्ट इनडायरेक्ट जो है वो ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जनरल फैज़ साहब का ये तलवार लटकती रहेगी, ये जो आज अहकामात हुए ये तलवार लटकती रहेगी। फॉर एग्जांपल जो हुक्मनामा सादर हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हुक्मनामा ये है, देखिए एक अब कहा गया कि एक कमीशन बनाया जा रहा है और कमीशन जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था फैजाबाद धरना केस में, उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात करेगा। उसमें यह है कि ये कमीशन जो है, उन्होंने कहा जी तवक्को है कि कमीशन नज़रसानी दरखास्तें दायर करने के हुस्न इत्तेफाक को भी तहकीकात करेगा, और ये कमीशन जो है तमाम नज़रसानी दरखास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी इस पर भी गौर करेगा, क्योंकि सब ने नज़रसानी की दरखास्तें दायर की थी और आज सब ने नज़रसानी की दरखास्तें वापस ले ली। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ले ली, उसमें वज़ारत दिफा ने वापस ले ली, फेडरल गवर्नमेंट ने वापस ले ली, इमरान खान साहब ने वापस ले ली PTI ने, और उसके बाद MQM ने वापस ले ली, शेख रशीद साहब वापस लेना चाहते हैं, एजाजुल हक साहब ने वापस ले ली, पैमरा ने वापस ले ली। ये नज़रसानी की दरखास्तें उस वक्त फाइल की गई थी, और क्योंकि इसमें यह कहा गया कि ये नज़रसानी की दरखास्तें इन्होंने खुद नहीं फाइल की थी, बल्कि उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप या फिर जनरल फैज़ साहब ने ये फाइल करवाई थी सारी की सारी। तो उस वक्त चूंकि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इकट्ठे थे तो इसलिए उस वक्त ये सब कुछ किया गया था, और उसका मकसद यही था कि इस चीज़ को रोका जाए, और वहीं से लड़ाई बढ़ी थी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और लेकिन ये जो रेफरेंस फाइल किया गया था चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब के खिलाफ, यानी कि जस्टिस काजी फैज़ल साहब के खिलाफ, वो जनरल फैज़ ने फाइल नहीं किया था, वो जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे उस वक्त, जनरल फैज़ उस वक्त DGISI नहीं थे। तो इसलिए दूसरी जानिब भी
अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की 1 माह का वक्त देने की सजा मंजूर कर ली गई और TLP के मामले का आयन और कानून के मुताबिक जायजा लेने का वक्त मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन के लिए आज का हुक्मनामा है। उन्होंने हुक्म में लिखा आज के कि लगता है इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिए बगैर तस्लीम कर लिया। TLP के माली खातों में बेज़ाब्तगी पर इनसे मजीद बैंक तफसीलात मांगी गई हैं, यह भी कहा गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एजाजुल हक की दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी वापस लेने की इस्तदा की और इलेक्शन कमीशन ने कानून को कॉस्मेटिक करार देने पर अफसोस का इजहार किया। ISI रिपोर्ट में एजाजुल हक से मुतालिक ऑब्जर्वेशन इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, यह भी आज अदालत ने हुक्म दिया। एजाजुल हक के बयान पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं, अदालत ने एजाजुल हक के हवाले से कोई फाइंडिंग नहीं दी थी, यह भी आज हुक्मनामे में कहा गया जी। एजाजुल हक की दरखास्त भी निपटा दी गई और इसी तरीके से एजाजुल हक ने ISI रिपोर्ट का जिक्र होने पर नजरसानी दरखास्त दायर की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसको डिलीट किया जाए, वो भी हो गया। और इसके साथ साथ जो चीजें और भी आई हैं और चेयरमैन पैमरा के बारे में भी कहा गया कि जी आप भी जरा ठीक हो जाएं। बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।